नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक कॉन्स्टिट्यूशन का मौलिक अधिकारों से संबंधित एक अगला लेक्चर लेकर आ रहा हूं। इससे पहले आपको 3 से 4 लेक्चर मिल चुके हैं। मौलिक अधिकार के 3 लेक्चर मिल चुके हैं आपको, जिसमें से एक समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं और आज है चौथा लेक्चर, जिसमें आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत किया गया है और इसको इंग्लिश में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण। तो चलिए सबसे पहले हम 23 से 24 में सबसे पहले आर्टिकल 23 का अध्ययन करते हैं। 23(1) में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जैसे ट्रैफिकिंग यानी अर्थात दुर्व्यवहार और तस्करी। दुर्व्यवहार और तस्करी जैसे कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, ठीक। जैसे हमारे यहाँ हमारे समाज में आप देखें तो जो निम्न कोटि से लोग बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, जैसे शूद्र जात से, तो वैसा लोग दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं पर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार होगा अगर वह उच्च वर्ग से बिलोंग करता है, संबंधित रखता है, और वहीं अगर कोई निम्न वर्ग से संबंध रखता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। यह है दुर्व्यवहार। अगला उसी में तस्करी यानी कि जैसे छोटे बच्चों को बेच देना, छोटे बच्चियों को, इसमें स्पेशली छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है। इनके साथ कुछ ज़्यादा ही जाति की जाती है, जिसके चलते वो उनका देह व्यापार या उनके साथ शोषण किया जाता है, जिसके चलते वो उनके कल्चर में आ जाता है, उनकी संस्कृति हो जाती है। अर्थात उन लड़कियों के लिए वो काम करना कोई गलत नहीं होता है। जैसे कि हमारे यहाँ आपसे अगर कोई कहे कि चलो मार्केट चलते हैं, लुंगी पहन के चलते हैं, तो आप लुंगी पहन के नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके कल्चर में नहीं, आपको बुरा लगेगा, आपको अपनी बेइज्जती महसूस होगी, तो आप जीन्स की पैंट पहन के जाओगे, ठीक है। तो ये है आप व्यवहार, ये है आपका कल्चर, संस्कृति। वहीं पर दक्षिण भारत में देखा जाए तो दूल्हा भी लुंगी पहन के शादी करता है, वहाँ का कल्चर है। वैसे तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे हम अंगोछा डाल के कुछ भी कर सकते हैं, बाजार चले जाते, कहीं भी आ जा सकते हैं। अंगोछे के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गर्मी के सीज़न में पसीना है, पोंछ लिया, खाना खाया, हाथ पोंछ लिया, गर्मी है, पसीना निकला, पोंछ लिया, ठीक है, नहाया धोया, कपड़े चेंज कर लिए, अंगोछे। ये है हमारी संस्कृति में आ गया, तो मुझे बुरा नहीं लगता। वहीं पर दिल्ली वाले किसी से आप कहेंगे कि भाई चलो हम अंगोछा लेकर बाजार चलते हैं, अंगोछे डालकर, तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी संस्कृति में नहीं है, ठीक। तो वो चीज़ कहने की तात्पर्य ये है, जिन बच्चियों को बेच दिया जाता है, देह व्यापार जिनसे कराया जाता है, ठीक, वो उनके कल्चर में आ जाता है, जिससे उनको बुरा नहीं लगता है। इन सब चीज़ों के लिए, ऐसी तस्करियों की बेच खरोब के लिए, क्रय विक्रय के लिए रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट से ये कानून बनाए हैं, ठीक। उसी में अगला है बॉन्डेड लेबर अर्थात बेगारी या बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब ये है कि जैसे पहले था कि जो साहूकार, नाम तो साहूकार था, और ईमानदार, ऐसे ऐसे शब्दों से उनको इंडिकेट किया जाता है, जो कुलीन वर्ग से बिलोंग करते थे, वर्ग से बिलोंग करते थे नहीं करते, लेकिन पैसा रुपया का जिनके पास है तो उनको कुलीन वर्ग ही मान लिया जाता था। आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे किसान क्या था, किसान सदैव गरीब ही रहा है, किसान कभी अमीर नहीं हुआ है। इससे आप देखिए हमारे यहाँ दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिर कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि किसान गरीब है और गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो किसान सदैव गरीब रहा। किसी कारणवश उसकी फसल खराब हो गई, किसी कारणवश बच्ची की शादी आ गई, तो वो साहूकारों के पास जाते थे, ईमानदारों के पास, जमींदारों के पास, उनसे पैसा ले लेते थे ऋण पे, लोन के रूप में, और फिर साल 1.5 साल का ऐसा वादा होता था, और फिर अगर सपोज दैट वो उस वादे पर खड़े नहीं उतर पाए, 1 वर्ष का अगर वादा है और 1 वर्ष में, 1 साल में वो अपने लिए हुए पैसे का भुगतान नहीं कर पाए ऋण समेत, तो वहाँ पर वो बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाने लगते थे। आप हमारे यहाँ खेतों में काम करिए, आपका पैसा कटता रहेगा, लेकिन पैसा देंगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे पैसा ले रखे हैं। तो उसमें पैसा मूलधन कभी नहीं करता था, सदैव ब्याज जो होता था, इंटरेस्ट ही कभी नहीं पूरा हो पाता था, तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट तक कभी पहुंचते ही नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। इन सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे दुर्व्यवहार, तस्करी, सब अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में आया था। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में आया था, 56 में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ रहा था। वहीं पर बेगारी यानी बंधुआ
बंधुआ मजदूरी व्यवस्था या बलात्श्रम, यही सब चीज़ें होती हैं। ये व्यवस्था जो है इसी को निरसन व्यवस्था अर्थात निरसन, ये अधिनियम 1976 में आता। तो ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं ताकि आपको आसानी से मिल सकें। वहीं पर फोर्स यानी बलपूर्वक किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बेगारी को एक्सप्लेन कर दूं। उच्चतम न्यायालय ने बेगारी का अर्थ समझाते हुए बताया है कि बेगारी वो चीज़ है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम करवाएं, बेगारी है, या साथ ही उसका पारिश्रमिक न दें और काम करवा लें, ये बेगारी होती है। कहते हैं क्या बेगारी कर रहे हो, का बेगारी करता है पैसे नहीं ले रहे हो तो काम कर रहे हो, तो जैसे इच्छा से करते रहो, तो वो। लेकिन बेगारी में ये होता है कि आप काम तो करवा ले रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ बेगारी ये भी है कि आप काम तो करवा लेंगे, कम पैसे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं दे रहे हैं तभी बेगारी है, कम पैसे दे रहे हैं वो भी बेगारी के अंतर्गत ही आता है। और ये सब चीज़ें बलात्श्रम के अंतर्गत आती हैं। बस इनको अलग अलग तरीके से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। बंधुआ मजदूरी समझा दिए हैं, बेगारी समझा दिए हैं। तो उसके बाद फिर फोर्स यानी बलपूर्वक जो आपसे काम कर रहे हैं, बलात्श्रम जैसे दासवास, ये सब चीज़ें बलात्श्रम के अंतर्गत आती हैं। तो दीना बनाम भारत संघवाद एक केस आया जिसमें ये बताया गया कि बलात्श्रम में जो भी कैंडिडेट हैं जिनसे काम करवाया जा रहा है, अगर उनको पैसा ना दिया जाए और ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है तो ये एक बलात्श्रम है। ठीक, बलात्श्रम यानी बलपूर्वक श्रम करवा लेना बलात्श्रम है। ठीक, बालक वालक से नहीं लेना है, बाल धन श्रम कुछ कर लेते हैं लोग, वो गलत समझ लेते हैं। तो बलात्श्रम बलपूर्वक जो भी श्रम आपसे करवा लीजिए बलात्श्रम है। दूसरी चीज़ ये भी कहा गया कि हाँ, दीना बनाम भारत संघवाद में ये कहा गया है कि जो जेल में जो लोग कैदी हैं उनसे जो काम करवाया जाता है उन्हें भी कुछ ना कुछ पारिश्रमिक दिया जाए। ठीक ना, बाहर जितना भी श्रमिक चल रहा सब वेजेज जो बाहर है वो ना हो, तो जेल के अंदर जो भी पारिश्रमिक है उसमें से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, तो जेल में है जो आपसे काम करवाया जाता है उसका पेमेंट मिलता है, पैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो वही चीज़ दीना बनाम भारत संघवाद में यही बताया गया है कि जेल में अगर आप जो काम करवा रहे हैं उसमें अगर पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, उनको पैसा रुपया नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक मूल अधिकारों का हनन है, शोषण हो रहा है उनका। ठीक है, और दूसरी चीज़ साथ में यही बताया गया है कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अनुच्छेद 23 का हनन है। ठीक है, दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध के विरुद्ध आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे कभी। इसलिए आपसे अगर कोई कुछ भी करवा रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और आपको बताया गया मौलिक अधिकारों की स्वयं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप रिट जारी कर सकते हैं। समझ गए? आगे लेकिन अपवाद है, बट एक अपवाद है कि 23(2) में, अनुच्छेद 23(2) में ये भी कहा गया है कि सरकारें, राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राष्ट्रहित या आपातकाल में बिना श्रम पारिश्रमिक दिए हुए भी काम करवा सकती है, आपकी सेवा ले सकती है। जैसे कोरोना काल में क्या था कि काम तो करवाया गया, 8 घंटे की जगह 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम लिया गया, लेकिन मजदूरी भी कम कर दी गई, पारिश्रमिक जो भी था वो भी कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रहित के लिए था और आपातकाल भी चल रहा था। ठीक है, इसके लिए तो ये है राष्ट्रहित आपातकाल में सरकारें आपसे सेवा ले सकती हैं, तो उसके लिए कोई पारिश्रमिक दें या कम दे, ज़्यादा दे, उस पर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ नहीं आती, कोरोना के दौरान जैसे वेजेज यानी मजदूरी कम कर दी गई, काम बढ़ा दिया गया, सेवा ज़्यादा ले ली गई और मजदूरी उस हिसाब से कम कर दी गई है। चलिए अच्छा है, देश की सेवा के लिए कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रकोष में जब दान आया, लोगों ने करोड़ों में दान दिए हैं, आप लोगों ने भी दिए होंगे। ठीक है, तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। गवर्नमेंट से अगर पूछा था कहाँ के, तो उन्होंने कहा मैंने गेहूँ दिए हैं, ठीक है, मैंने सिलेंडर्स दिए हैं। चलिए ये भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने मजदूरी भी कम कर दी थी, वो चीज़। दूसरी चीज़, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था इतनी डाउन कैसे हो गई? आपने तो दान भी ले लिया, राजकोष में करोड़ों में लोगों ने दान दिया, करोड़ों में, ठीक है, उसके बावजूद घाटे में अर्थव्यवस्था चली गई। ये सारा सिस्टम में जो मजरा है समझ में ना, चलिए छोड़ो, बात दिमाग में खटक रही थी इसलिए बोल दिए हैं। तो ये है
मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिशत अनुच्छेद 23 में ये सब चीज़ें कही। फिर एक चीज पूछा जाता है कि इसका अपवाद कहाँ मिलता है, तो 23(2) में मिलता है। अनुच्छेद 23(2) या आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में राष्ट्रहित और आपातकाल के दौरान जो भी काम किए जाएंगे उनका पारिश्रमिक आपको मिले या ना मिले, अगर गवर्नमेंट सेवा आपसे मांग रही है तो आप देना पड़ेगा। इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग स्पेशली नहीं होता है, सभी के लिए समान होते हैं। कि ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए कम हो, लड़कों के लिए ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जात के आधार पर कोई कम ज़्यादा नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता है। धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ऐसा है, इनके लिए 8 घंटे, इनके लिए 5 घंटे, ऐसा कुछ नहीं। जबकि मौलिक अधिकारों में ठीक साफ साफ लिख दिया गया है, हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के लिए हिंदू का अर्थ ये नहीं केवल हिंदू धर्म, हिंदू के अंतर्गत सिख, ईसाई और मुस्लिम भी आते हैं। ये है हिंदू। हिंदू शब्द में तीनों बाकी रिलीजियस, तीनों धर्म और भी ऐड हो जाते हैं, हिंदू का से है। ठीक, तो चलिए अगले देखते हैं 24। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। बाल नियोजन अर्थात नियोजन करता तो नौकरी चाकरी, काम धंधे। ठीक, तो 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए देख 24-14 मतलब अक्सर पूछ जाता कितने 14 वर्ष के आयु के कम बच्चों के लिए बाल नियोजन का पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 24 में, आर्टिकल 24 में। ठीक, 14 वर्ष से आयु कम के बच्चों के लिए, आयु 14 से कम आयु के बच्चों को, ठीक, आप इन सब चीज़ों में काम, नौकरी चाकरी नहीं करवा सकते। जैसे फैक्ट्री, कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते हैं। अक्सर पूछ जाता है किस प्रकार के कारखाने सबसे ज़्यादा बच्चे पाए जाते हैं, तो आपको बता दूं, ये कई बार पूछा जाता है। तो कालीन उद्योग जो होता है आपका, कालीन, आपके इधर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर वगैरह में, इस एरिया में कालीन का कारोबार काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर और कालीन उद्योग में सबसे ज़्यादा बच्चे काम पे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर 14 वर्ष के बच्चे सिर्फ काम में लग जाएंगे तो देश का विकास रुक जाएगा, उनका अपना विकास रुक जाएगा। उसी में वैसे ही तो बच्चे आगे निकलते हैं। भाई आप के घर में जो बच्चे हैं क्या करते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं 5 वर्ष की उम्र, अब तो 2-3 साल के बच्चे हो जाते तो लोग स्कूल भेज देते, लेकिन पहले एक सिस्टम था 5 वर्ष पर भेजते थे। तो इससे 5 से 14 के बीच में ही बच्चों का विकास होता है। बाल विकास यहीं से शुरू होता है, इसी के बीच में जो होना होता हो जाता है। उसके बाद बाकी जो पीछे से आपने जो नींव डाल रखी उसके आधार पर बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो जो नींव डालने के जो सिस्टम है वो तो खत्म हो गया, तो मकान किस पे खड़ा होगा, जो मकान खड़ा हो जाएगा ढह जाएगा, खड़ा ही नहीं होगा तो ढहेगा क्या, तो बच्चे का विकास होगा ही नहीं, तो आगे बढ़ेगा क्या। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के 14 वर्ष आयु के कम के बच्चों के लिए ये बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे फैक्ट्री, कारखाने वगैरह में अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो बच्चे तो अब उस व्यक्ति, उस मालिक, कारखाने के मालिक, यहाँ पर जो मैनेजर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकता। तो ये हमारे मौलिक अधिकार में बताया गया साफ साफ कि बच्चों को ले जाकर कोई भी देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर रिटायर कर सकता है बच्चे की तरफ से। ठीक, तो आपके साथ ऐसा आप कहीं देखें तो होटलों में, बाज़ारों में, ठीक, इन सब चीज़ों में बच्चे अक्सर लोग लगा लेते, कम पैसे देते हैं, बर्तन मंजवा रहे हैं, कम पैसे दे रहे हैं, वेटर काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। वहाँ पर जैसे क्या था, उसमें लोग बच्चों को तस्करी कर लेते थे, चौराहे पे खड़ा कर दिए। अगर बच्चे ने 100 लोगों से पैसे मांगे, 10-10 रुपये मांगे तो 1000 रुपये हो गए पर डे। एक दिन की कमाई 30,000 रुपये, एक महीने की कमाई 30,000 रुपये। एक सरकारी नौकरी वाले को फेल कर देते हो, भीख मांगने वाले बच्चे। तो ये सब तस्करी के अंतर्गत था। ठीक है, सब चीज़ें बहुत गलत थी। हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो रहा था, देश की जो छवि है, देश का जो सामाजिक ढांचा है, ये सब तस्ते नाबूद किए जा रहे थे। बहुत गलत तरीके से संदेश जा रहा था देश के बाहर, विदेशों में, अलग अलग देशों में कि भारत में तो इतने ज़्यादा बच्चे भीख मांगते हैं तो उस देश का विकास कैसे होगा। यही सब चीज़ें तो देख कर चलती हैं। कोई भी परिवार है तो आप देखिए उस परिवार में लोग बच्चों पे नज़र डालते हैं कि बच्चों के व्यवहार कैसे हैं, इनकी संस्कृति कैसे, इनके रहन सहन कैसा है, इनका कल्चर कैसा है, इनके माँ बाप ने इनमें कौन से संस्कार डाले हैं। तो उन बच्चों में जो संस्कार है उसी के आधार पर माँ बाप की पहचान होती है आगे चलकर, समझिए। इसीलिए माँ बाप परेशान रहते हैं बच्चों में अच्छे व्यवहार डालने के। इसीलिए देश, हम क्या देश के बच्चे हैं, तो हम पे अगर अच्छे कल्चर, हमारी अच्छी संस्कृति है तभी तो लोग मेरी ओर आकर्षित होंगे, मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, लोग हमारे विकास में सपोर्ट भी करेंगे, समझिए। जो बच्चे पढ़ने में आगे होते हैं उनको लोग देखिए पैसे देते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, किताबें देते रहते हैं। अगर गरीब घर से अगर वो आगे बढ़ने उसमें मादा है तो वही चीज़ अगर किसी देश में आगे बढ़ने की मादा होता है तो जो बड़े बड़े देश है, जो धनी देश हैं, उनको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कब उनमें देखते हैं कि जो नई जनरेशन है इसमें क्या
काबिलियत है आगे बढ़ने के लिए, हम इनके पीछे पैसा तो लगा रहे हैं, क्या ये वापस कर पाएंगे या इसका कुछ मुझे फ़ायदा मिलेगा। बगैर अपने फ़ायदे के लोग आपकी मदद कभी नहीं करते हैं। वही सिस्टम है देश पर, कोई भी देश किसी दूसरे देश के तब तक सपोर्ट नहीं करेगा जब तक उसको उस देश से किसी प्रकार का 1 या 2 पैसे का फ़ायदा नहीं होगा, तब तक बिना फ़ायदे का कोई काम नहीं करेगा। ठीक यही सब चीज़ें हैं। तो कारखाने में अगर खदानों में खतरनाक जगहों पे बच्चे काम करने लगेंगे, देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि बच्चे का विकास रुक गया तो देश का विकास रुक गया। ठीक, आगे माइनिंग अर्थात खदानों में क्या है, खदानों में काम बच्चों को नहीं दिया जाता। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर खदानों में विस्फोट हो जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस गैस की वजह से खदानों में विस्फोट होता है, तो आपकी एक गैस है कार्बन मीथेन CH4 की वजह से खदानों में विस्फोट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ मर जाते हैं, बड़े मर जाते हैं, बच्चों की बात छोड़ो। डेंजर खतरनाक जगहों पे जैसे पटाखा फैक्ट्री है, देश की एकमात्र पटाखा फैक्ट्री कहाँ है, तमिलनाडु में। एक स्थान है शिवकाशी तमिलनाडु में है, देश की सबसे बड़ी पटाखा फैक्ट्री है। ये देश की एकमात्र राष्ट्रीय पटाखा फैक्ट्री है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे ये चीज़ें बताई गई हैं। आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अत्याचार, शोषण हो रहा है हर जगह। आप देखिए बच्चों की तस्करी हो रही है, बच्चियों की तस्करी की जा रही है, देह व्यापार कराया जा रहा है, वैसे वृत्ति में आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या है, उनके संस्कृति में आ गए तो उनको बुरा ही नहीं लगता है। छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं तो उनका कल्चर में हो गया। आप देखिए, आप कहीं जाते किसी चौराहे पर, बस खड़ी हुई, ट्रेन खड़ी हुई, बच्चे आ गए पैसे मांगने। क्यों? आप कितना भी डांटो, स्कूल चलो हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में आ गया, उनकी संस्कृति में आ गया, उनके खून में, उनके रोम रोम में बस चुकी भीख मांगने की आदत। ठीक है, तो उनको बुरा नहीं लगता, उनका भी फैशन हो गया है। ठीक, समझ गया, यही सब चीज़ें हैं। तो 14 वर्ष कम आयु बच्चों के लिए। ठीक, अब देखिए यहीं पर 14 वर्ष कम आयु बच्चों के लिए फ्री शिक्षा कहाँ है, आर्टिकल 21 में। समझ गए। अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, समानता का अधिकार पढ़ लिया है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ लिया है 19 से 22 तक। ठीक, स्वतंत्रता के अधिकार में 2 लेक्चर आपको दिए गए हैं। आर्टिकल 22 के लिए स्पेशल पिछला लेक्चर जो है आर्टिकल 22 पर ही संविधान से में है, उसका आप देखिए। ये तीसरा लेक्चर है, सॉरी चौथा, ये 5 जो भी कुछ हो, बाल नियोजन प्रतिबंध अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये समझ के टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 में से 3 का हमने अध्ययन कर लिया है, बच्चे 3 हैं, वो भी आपको लेक्चर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें क्लियरिफाई कर रहा हूँ, उसमें मैं सफल हो रहा हूँ। मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत ही सरल शब्दों और सरल भाषा के साथ आपको पहुँचा सकूँ, ताकि मेरा जो मकसद है कि जो बच्चे फीस देकर क्लासेस नहीं ले सकते बड़े बड़े संस्थानों में, ये बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, गांव में और घर में ही रहकर, वो क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर बच्चों के पास ये टच स्क्रीन फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो इससे यूट्यूब चलाना आसान होता है। तो आप बिना पैसे देकर आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये जो मेरा लेवल है, कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, बहुत हाई लेवल नहीं है, बहुत लो लेवल नहीं, मीडियम को लेवल में लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप किसी भी प्रकार के, अगर आप BSc कैटेगरी तक का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी आप पास हो सकते हैं। आपका यहाँ से एक अच्छा मैटर मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को चीज़ें भा रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। जो कन्फ्यूजन आप में है, चीज़ों को लेकर, शब्दों में कन्फ्यूजन होता है, अगर शब्द ही कन्फ्यूजन नहीं दूर कर, जब शब्द आपके समझ में नहीं आ गया तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं शब्दों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर शब्द आपके समझ में आ गए तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। अगर एक बार ये कहानी आपके समझ में आ गई तो आप किसी भी बुक में पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने भी टफेस्ट वर्ड्स उसमें इस्तेमाल क्यों न किए गए हों, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे अगर एक बार आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत कम लोग देखते हैं। ठीक, लोग नाइस क्लास, गुड क्लास, हाईवे, नाइस डे, तरह तरह के जय राम, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून टाइप शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कुछ भी करें या ना करें, आपसे रिक्वेस्ट, आप देखें ज़रूर। ठीक, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। फ्री शिक्षा मिल रही तो क्या जाता है, अब बुरी शिक्षा नहीं है, ऐसा नहीं मैं बहुत बुरा पढ़ाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है मैं एक लेवल का पढ़ा रहा हूँ, एक अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मैं किस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आगामी कुछ वैकेंसीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी जो लोग बैठे सुस्त बैठे उन्हें ही बता दीजिए। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।